आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक टर्निंग पॉइंट बना। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ये केस फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 और नेचुरल जस्टिस की बाउंड्रीज रीडिफाइन करता है। बैकग्राउंड: केस की शुरुआत कैसे हुई? 1977 में मेनका गांधी, जो एक पत्रकार और सूर्य मैगजीन की एडिटर थी, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस मिला। इस नोटिस के मुताबिक उनके पासपोर्ट को रिवोक कर दिया गया था अंडर सेक्शन 10 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। अब सवाल ये था कि क्यों? कोई वजह नहीं बताई गई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका भी नहीं दिया गया। यह एक आर्बिट्रेरी एक्शन था। मेनका गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या सवाल उठाए गए? इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। पहला, क्या पासपोर्ट रिवोक करना राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है? क्या आर्टिकल 21 सिर्फ लाइफ या बॉडीली लिबर्टी तक सीमित है, या इसका स्कोप और भी बड़ा है? दूसरा पॉइंट ये था, क्या गवर्नमेंट बिना किसी फेयर प्रोसीजर के फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है? तीसरा पॉइंट ये था, क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 आपस में कनेक्टेड है? क्या एक आर्टिकल का वॉल्यूशन दूसरे को भी इंपैक्ट करेगा? तो फिर कोर्ट में कुछ इस तरह के आर्गुमेंट्स पेश किए गए। मेनका गांधी के वकील नानी पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ पावरफुल आर्गुमेंट्स रखे। आर्टिकल 21 को ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी पर्सनल लिबर्टी का एक हिस्सा है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। लॉ तभी सही माना जाएगा जब वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, 19 फ्रीडम और 21 पर्सनल लिबर्टी एक गोल्डन ट्रायंगल है। अगर एक का वॉल्यूशन होता है तो बाकी भी इंपैक्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या आर्गुमेंट्स पेश किए गए? गवर्नमेंट ने कहा कि पासपोर्ट रिवोक करने एक पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो बिना रीजन बताए भी किसी का पासपोर्ट कैंसिल कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो तो कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ इस तरह से आया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका स्कोप काफी ब्रॉड है। इसमें डिग्निटी, फ्रीडम और मूवमेंट का भी समावेश होता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी लॉ नहीं हो सकता। प्रोसीडर तभी वैलिड होगा वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 एक साथ पढ़े जाने चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी एक फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करती है तो उसका इंपैक्ट दूसरे फंडामेंटल राइट पर भी पड़ता है। तो इसके इंपैक्ट्स और इंपॉर्टेंस क्या रही? मेनका गांधी केस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। फंडामेंटल राइट्स का स्कोप ब्रॉडन हो गया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसे इंटरप्रेट किया गया, मतलब कानून आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। पर्सनल लिबर्टी के इंटरप्रिटेशन को एक नए लेवल पर ले जाया गया। आज भी ये केस नेचुरल जस्टिस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक कॉर्नरस्टोन माना जाता है। कंक्लूजन: मेनका गांधी केस सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं था, ये हर इंडियन सिटीजन की लिबर्टी की रक्षा का केस था। ये सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्स में से एक है जिसने गवर्नमेंट की आर्बिट्रेरी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया और डेमोक्रेसी के बेसिक स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर किसी भी कानून या गवर्नमेंट एक्शन का प्रोसीजर अनजस्टिफाइड है, अनफेयर है या अनरीजनेबल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। और यही इस केस की सबसे बड़ी सीख है।